नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, हम जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की, जिसका फर्स्ट एपिसोड आपने देख लिया होगा। यह दूसरा एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हम क्या है कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है, अर्थात हम किस विशेषताएं या गुण हैं भौतिक परिवर्तन में जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, या हम डिवाइड कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ये है और भौतिक परिवर्तन ये है, तो उसकी गुण या विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए। ये मैंने बताया आपको पिछली क्लास में और उसके उदाहरण बताए समझाने की दृष्टि से आसानी से समझ जाएं, जिससे कि ये उदाहरण हैं और ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्यों हैं, विशेषता क्या है, गुण क्या है, परिभाषा क्या है। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें भी सेम चीज़ें बताएंगे, जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या है या उसकी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन के जो गुण हैं वो क्या हैं, गुण या विशेषता सेम ही है। जैसे कि गुण या विशेषता से हम पहचान सकते हैं कि अगर ये गुण जो मेरे रासायनिक परिवर्तन में बताए वो गुण या विशेषताएं किसी परिवर्तन में देखने को मिल रही हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन की जो उदाहरण है वो भी हमने आपको बताया। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को विस्तृत रूप से हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में, और वो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। तो ये जो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो वो जो अच्छे से पढ़ ली हैं आपने, समझ ली होंगी, तो मुझे लगता है ये आपके लिए आसान है और अंतर आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मैं इस दृष्टि से यह समझा रहा हूँ कि कई बार प्रश्न आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तुलनात्मक रूप से समझाइए। तो मोस्टली तो वो अंतर सारे मैंने गुणों में आपको बता दिए हैं पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों परिवर्तनों में क्या अंतर है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में तुलनात्मक रूप से जो परिवर्तन है या अंतर है, दोनों परिवर्तनों में जो अंतर है वो तुलनात्मक रूप से समझाता हूं। तो तुलनात्मक रूप से समझाने के लिए हमें पहले क्या बनानी होगी, टेबल बनानी होगी, जिसमें एक तरफ हमें लिखना होगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और इधर हमें लिखना है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इधर हम भौतिक परिवर्तन के गुण लिखेंगे, इधर हम रासायनिक परिवर्तन के गुण लिखेंगे, और दोनों में क्या अंतर है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहूंगा कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं। अर्थात इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में, ये भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं जैसे आकार आकृति, या मैं कह सकता हूं अवस्था, इत्यादि में परिवर्तन होता है,
रासायनिक गुणों में नहीं। गुणों में नहीं, अर्थात इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार आकृति में बदलाव हो सकता है, अवस्था में बदलाव हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यह भौतिक परिवर्तन है। इसके अपोजिट सेम रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। यानी इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था, अर्थात मूल वस्तु थी वो वही थी, लेकिन उसके आकार आकृति में बदलाव हो रहा था, अवस्था में बदलाव हो रहा था। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो दो भागों में टूट जाती है, रहती तो लकड़ी ही है, अर्थात लकड़ी से लोहा तो नहीं बनता, लकड़ी ही रहती है, लेकिन उसकी लंबाई में कमी आ जाती है। यह मैंने आपको बताया था कि अवस्था में जैसे बर्फ है तो जल, लेकिन बर्फ को गर्म किया तो वो जल बन गया, H2O बन गया, और जल को पुनः और गर्म किया तो वह गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात वाष्प बन जाता है। जो बर्फ है H2O, बर्फ के रूप में है जल, तो फिर वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जो द्रव अवस्था में आता है तो वो जल बन जाता है, और गैसीय अवस्था में आता है तो वह वाष्प में बदल जाता है, अर्थात अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक गुण हैं उसके, और जब भौतिक गुणों में ही केवल परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ जो पहले था वो नए पदार्थ के रूप में बन जाता है, अर्थात उसके गुण जो है, मूल गुण है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, वह रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट मैंने बताऊंगा कि अभी मैंने जिक्र किया कि जो बर्फ है वो जल बनी, जल से गैस बनी, लेकिन रहती तो वह H2O ही है, उस बदलता तो नहीं है ना कुछ भी, अर्थात मैं कह सकता हूं इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, मूल पदार्थ ही रहता है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बना तो नया पदार्थ बन गया, और यहां बर्फ से वाष्प में बदल गया या द्रव में जल हो गया, बर्फ पिघल गई तो कोई बदलाव, नया पदार्थ नहीं बना, वही है। तो दो अंतर हुए, अर्थात एक भौतिक गुणों में परिवर्तन, उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, उसमें नया पदार्थ बनता है। हम कह सकते हैं यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तन अस्थायी है, स्थायी नहीं है, परमानेंटली नहीं है। अगर कोई इसकी आकार आकृति अवस्था में परिवर्तन हुआ, भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, तो पुनः उन गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात एक बार जो बर्फ थी, बर्फ है, ठोस है,
गर्म किया, क्या बनी, जल बन गई। कैसी अवस्था, द्रव अवस्था है। तो एक बार बर्फ से जल बना और जल को पुनः ठंडा कर देंगे तो फिर भी तो जल ही बर्फ बन जाएगा, अर्थात स्थायी तो नहीं है, परमानेंट तो नहीं है। लेकिन यह कैसा है, एक स्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। अर्थात एक बार जो दूध है, दूध से दही बना, तो क्या पुनः आप दही प्राप्त कर सकते हैं क्या? दूध से दही बना तो दही से पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर एक बार परमानेंटली स्थायी रूप से जो कुछ बदल जाता है वो बदल जाता है, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूंगा, यह परिवर्तन यह दोनों दिशाओं में होता है, दिशाओं में होता है, होता है। और यहां मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल अग्र दिशा में होता है, अग्र दिशा में होता है। अर्थात यह दोनों दिशा में, आगे की और पीछे की दोनों दिशा में हो सकता है। यह केवल अग्र आगे की दिशा में होता है, पीछे की दिशा में नहीं होता। यह भी एक परिवर्तन है, अंतर है दोनों परिवर्तनों में। और नेक्स्ट मैं कहूंगा कि यह दोनों दिशा में होता है तो हम कह सकते हैं, ये इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कह सकते हैं। कहा जाता है। और यह केवल अग्र दिशा में, एक ही दिशा में होता है तो इसे हम कह सकते हैं, यह अनुत्क्रमणीय कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात यह अनुत्क्रमणीय, यह उत्क्रमणीय। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊं आपको, तो भौतिक परिवर्तन जो है, भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जल से पुनः बर्फ बनाई, बर्फ से पुनः जल बन गया, तो जो प्रारंभिक पदार्थ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक बार जो चीजें बन गई, जो अभिकारक से उत्पाद बन गया, तो पुनः उत्पाद से वही अभिकारक नहीं बना सकते। तो मैं कह सकता हूं इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते। और इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो पहले भी बता चुका हूं, जैसे लकड़ी का काटना, कागज का फाड़ना, और इधर मैं बताऊं आपको तो इन्हीं को जलाना, कागज को जलाना, और
भोजन का पचना, तो एक बार पुनः आपको समझा देता हूं, और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्सों में काम आएगा। एक बार पुनः बता देता, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में तुलनात्मक रूप से जो अंतर है वो है, फर्स्ट अंतर यह है कि इसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है, अवस्था हो सकती है, इसमें परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, अर्थात पूर्ण रूप से बदल जाता है। अभिकारक जो है वो उत्पाद में बनता है तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, पुराना नहीं रहता, एक नया प्राप्त होता है। इसलिए ही मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, अर्थात भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जो मूल पदार्थ है वही रहता है, लेकिन केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यहां रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, अर्थात पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है, रासायनिक संगठनों में बदलाव हो जाता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध से दही बताया था मैंने, जंग का, लोहे पर जंग लगना, किसी चीज को जलाना, जैसे मोमबत्ती का जलना, कागज का दहन करना, लकड़ी को जलाना। तो एक बार लकड़ी को जला दिया तो पुनः उस राख से लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं ना, अर्थात रासायनिक गुणों और संगठन में बदलाव हो गया ना, तो इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और रासायनिक गुणों में और संगठन में पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें परमानेंट कुछ नहीं है। एक बार जो परिवर्तन हुआ पुनः उसको पुनः अवस्था में ला सकते हैं, उसी अवस्था में दोबारा ला सकते हैं, लेकिन इसमें जो हो गया वो इस पर स्थायी हो जाता है, परमानेंटली हो जाता है। अगर एक बार जो परिवर्तन हो गया तो पुनः इसमें उसी अवस्था में वस्तु को नहीं ला सकते, पदार्थ को नहीं ला सकते। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया, चौथा पॉइंट, यह दोनों दिशा में होता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन आगे की दिशा में भी होता है, अग्र में भी और पश्चिम में भी, अर्थात बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दोनों दिशा में होता है। आगे भी चलता है और जरूरत होती है तो पीछे भी हो जाता है। क्रिया आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में केवल अग्र दिशा में होता है। और जब भौतिक परिवर्तन दोनों दिशा में हो सकता है, इस कारण से हम इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। और जब केवल एक ही दिशा में क्रिया होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो वह उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में मैंने बात की, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है लकड़ी का जलना, कागज का जलना, कागज का फाड़ना, लकड़ी का फाड़ना, फलों का सलाद के रूप में काटना, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या है? लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, फलों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों में जो तुलनात्मक परिवर्तन है अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो पुनः एक बार देख सकते हैं। और मैंने आपकी नोट्स की वजह से कि आप अच्छे नोट्स बनाए, मैंने स्वयं सारी चीज़ें लिख दी हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है केशव क्लासेस धौलपुर को, जो कि यह वीडियो का पार्ट सेकंड था इसके चैप्टर का, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।